चलिए हम देखते हैं पॉलिटी के एनसीईआरटी क्लास 6 के 9 चैप्टर है। चैप्टर का नाम है शहरी क्षेत्रों में आजीविका। हमने चैप्टर 8 में ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका देखा था। इसमें हम शहरी क्षेत्रों में आजीविका के बारे में देखते हैं। तो भारत में 5000 से ज़्यादा शहर है और 27 महानगर है। चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे प्रत्येक महानगर में 10 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं और काम करते हैं। कहते हैं कि शहर में कभी ज़िंदगी रुकती नहीं है। और चलिए एक शहर में जाकर देखें कि वहाँ लोग क्या काम करते हैं और क्या वे नौकरी करते हैं और अपने रोजगार में लगे हैं और वे अपना जीवन कैसे चलाते हैं और क्या रोजगार और कमाई के मौके समान रूप से सभी को मिलते हैं। तो सड़क पर काम करना देखते हैं। तो यह वह शहर है जिसमें मेरी कहानी से स्टार्ट होगा। तो यह वह शहर है जहाँ मेरी मौसेरी वहाँ रहती है और मैं यहाँ गिनी चुनी बार ही आई थी और यह बहुत बड़ा शहर है। एक बार जब मैं यहाँ आई तो मेरी मौसेरी बहन मुझे घुमाने के लिए ले गई थी और हमने उनके ही घर से निकल गई थी। और जैसे ही हम मुख्य शहर की तरफ मुड़े हमने देखा कि एक काफ़ी हलचल हो रही थी और सब्जी बेचने वाला अपनी रेहड़ी पर टमाटर, गाजर और खीरे को सजाने में व्यस्त थी ताकि लोग देख सके और उसके पास बेचने के लिए क्या क्या है। और उसके बगल में फुटपाथ पर एक फुलवारी बैठी थी और वह सुंदर, रंगीन और तरह तरह के फूल बेच रही थी। हमने उससे लाल और पीले गुलाब खरीदा था। वह सड़क के दूसरे तरफ पटरी पर एक व्यक्ति अखबार बेच रहा था और वह चारों ओर से लोगों से घिरा हुआ था और हर कोई अखबार को पढ़ना चाहता था। वहाँ से बसें जोर जोर से हॉर्न बजाती हुई गुजर रही थी। ऑटो रिक्शा स्कूल के बच्चों से ठस भरे हुए थे और पास के पेड़ के नीचे एक मोची छोटे से टीन के बक्से में अपना सामान निकाल रहा था। वही सड़क के किनारे नाई अपना काम शुरू कर चुका था। उसके पास एक पहले से ही ग्राहक मौजूद था। सुबह सुबह वो दाढ़ी बनवाना चाहता था और सड़क से थोड़ी दूर जाकर एक औरत ठेला गाड़ी में प्लास्टिक की बोतलें, डिब्बे, बालों की पीन और चिमटी ले जा रही थी। और वहीं पर एक दूसरी व्यक्ति घर घर बेचने के लिए साइकिल पर सब्जियां ले जा रहा था। और हम उस जगह पर आ गई जहाँ रिक्शे वाले एक कतार में खड़े होकर ग्राहक इंतजार कर रहे थे। हमने एक को बाजार जाने के लिए तय किया और बाजार वहाँ से 2 किलोमीटर था। यहाँ एक बच्चू माझी एक रिक्शे वाला की कहानी के बारे में देखें। ये बोलता है कि मैं बिहार के एक गांव से आया हूँ जहाँ मैं मिस्त्री का काम कर रहा था और मेरी बीवी और 3 बच्चों वो गाँव में ही रहते हैं और हमारे पास ज़मीन नहीं है। गाँव में मिस्त्रीगिरी का काम लगातार नहीं मिलती है। जो कमाई होती थी वह परिवार के लिए पूरी नहीं पड़ती थी। और जब मैं शहर पहुँचा तो मेरे यह पुराना रिक्शा खरीद और इसका पैसा किस्तों में चुकाया। यह काफ़ी साल पहले की बात है। और रोज़ सुबह बस से स्टॉप पर पहुंच जाता हूं और ग्राहक जहां भी जाना चाहते हैं उन्हें वहां छोड़ देता हूं। फिर रात को 8-9 बजे तक रिक्शा चलाता हूं। मैं शहर की एक कॉलोनी में आसपास से करीब 6 किलोमीटर तक रिक्शा चलाता हूँ और दूरी के हिसाब से हर ग्राहक मुझे 10 से 30 रुपये तक देते हैं। अब जब तबीयत खराब हो जाती है तब मैं यह काम नहीं कर पाता हूँ और उन दिनों कमाई बिल्कुल नहीं हो पाती है। मैं अपने दोस्तों के साथ किराए के कमरे में रहता हूँ और वे सब पास की फैक्ट्री में काम करते हैं और रोज़ 200 से 300 रुपये तक मेरी कमाई हो जाती है जिससे 10 से 150 रुपये खाने के किराए पर खर्च हो जाती है। बाकी मैं परिवार के लिए भेज देता हूँ और साल में 2-3 बार मैं अपने परिवार से मिलने भी जाता हूँ। और जो पैसा शहर से भेजता हूँ मेरा परिवार उसी पर जीता है। और कभी कभार मेरी बीवी खेती में भी मजदूरी करके थोड़ा बहुत कमा लेती है। और एक बच्चू माझी की तरह ही शहर में कई सारे लोग सड़कों पर काम करते हैं और वे चीज़ें बेचते हैं, उनकी मरम्मत करते हैं या कोई सेवा करते हैं और वे स्वरोजगार में लगे हैं और उनको कोई दूसरा व्यक्ति रोजगार नहीं देता। इसलिए उन्हें अपना काम खुद ही संभालना पड़ता है। वे खुद योजना बनाते हैं कि कितना माल खरीदना और कहाँ और कैसे अपनी दुकान लगाएंगे। उनकी दुकानें अस्थायी होती है। कभी कभी तो टूटे फूटे गत्ते के डिब्बे या बक्सों पर कागज फैलाकर दुकान बन जाती है या पंखों पर तिरपाल या प्लास्टिक चढ़ा लेते हैं। वे अपने ठेले या सड़क की पटरी पर प्लास्टिक बिछाकर भी काम चलाते हैं। उनको पुलिस कभी भी अपनी दुकान हटाने को कह देती है और उनके पास कोई सुरक्षा नहीं होती है। कई ऐसे भी जगहें हैं जहां ठेले वालों को घुसने नहीं दिया जाता और ठेले वाले जो चीज़ें बेचते हैं वे अक्सर घर पर उनके परिवार वाले ही बनाते हैं और उसके परिवार वाले ही बताते हैं और परिवार वाले चीज़ों को खरीद कर साफ करके छांट करके बेचने के लिए तैयार करते हैं। उदाहरण के लिए जो सड़कें पर खाना या नाश्ता बेचते हैं वह ज़्यादातर
घर का ही बनाया जाता है। अहमदाबाद शहर के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि काम करने वालों में से 12% लोग सड़कों पर ही काम कर रहे थे और हमारे देश के शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचते हैं। और अभी हाल फिलहाल तक गलियों और फुटपाथ पर इस काम को यातायात और पैदल चलाने वाले लोगों के लिए एक रुकावट की तरह देखा जाता है। लेकिन कई संस्थाओं के प्रयास से अब इसको वो सभी के लिए उपयोग और आजीविका कमाने के लिए अधिकार के रूप में देखा जा रहा है और सरकार भी उस कानून को बदलने पर विचार कर रही है जिससे उन पर प्रतिबंध लगा हुआ था और कानून में बदलाव आने से उनके पास काम करने की जगह होगी और यातायात एवं लोगों को आवागमन के सहज रूप से हो पाएंगे। और ऐसा सुझाव है कि शहरों में कुछ इलाके फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने वालों के लिए तय कर दी जाएंगी और यह सुझाव भी है कि उन्हें खुले रूप से आने जाने की अनुमति हो और वे लोग उन समितियों में रह जाएं जो इन मुद्दों पर निर्णय लेते हैं। बाजार में थे, जब हम बाजार पहुंचते हैं तो दुकानें अभी खुलनी शुरू हो रही थी और लेकिन त्यौहार के कारण वहाँ बहुत भीड़ हो चुकी थी और वहाँ मिठाई, खिलौने, कपड़े, चप्पल, बर्तन, बिजली के सामान इत्यादि की दुकानें की कतार पर कतार थी और एक कोने में दांतों के डॉक्टर का क्लिनिक था और मेरी मौसी बहन ने उनसे पहले से ही समय ले लिया था और हम वहाँ पहले पहुँच गई थी जिससे हमारी बारी ना चली जाए और हमें थोड़ी देर एक कमरे में इंतज़ार करना पड़ा। डॉक्टर ने उसके दांतों का परीक्षण किया और दांत का छेद भरवाने के लिए अगले दिन आने को कहा था और वह बहुत डर गई थी क्योंकि उसने सोचा कि एक तो अपना दांत खराब होने दिया और ऊपर से इतना दर्द सहन करना पड़ेगा। डॉक्टर के यहाँ से हम सिले हुए कपड़ों के एक शोरूम पर गई और क्योंकि मैं कुछ सिलाई कपड़े खरीदना चाहती थी और इस शोरूम की 3 मंजिलें थी और हर मंजिले पर अलग तरीके के कपड़े थे और हम तीसरे मंजिले पर पहुंची जहां लड़कियों के कपड़े रखे हुए थे। बड़ी दुकानें में देखें तो हरप्रीत कहती है बड़ी दुकानों में पहले मेरे पापा और चाचा एक छोटी सी दुकान पर काम कर रहे थे। ऊपर से इतवार को और त्यौहार के समय में मैं और मेरी माँ उनकी मदद करते हैं और मैंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वहाँ काम करना शुरू किया। अब मेरी पत्नी वंदना और मैं भी शोरूम को चलाते हैं। वंदना कहती है कि हमने कुछ साल पहले यह शोरूम खोला और मैं एक ड्रेस डिजाइनर हूँ और मेरे तरह के फैशन के कपड़े बनाने की पढ़ाई की है और लेकिन आजकल लोग कपड़े सिलवाने की जगह सिलाई यानी रेडीमेड कपड़े खरीदना पसंद करते हैं। इसलिए मेरा ध्यान इस बात पर ज़्यादा रहता है कि कैसे इन रेडीमेड कपड़ों को आकर्षक रूप में सजाया जा सके और हम पहले शोरूम के लिए अलग अलग जगहों से सामान खरीदते हैं और ज़्यादातर माल बम्बई, अहमदाबाद, लुधियाना और त्रिपुर से लाते हैं और कुछ सामान दिल्ली के पास के शहरों जैसे गुड़गांव और नोएडा से भी आता है और कुछ कपड़े हम विदेशों से भी मंगवाते हैं। और इस शोरूम को सही रूप से चलाने के लिए हमें कई चीज़ करनी पड़ती है। हम विभिन्न अखबारों में, सिनेमा हॉल में, टेलीविज़न और रेडियो चैनल पर विज्ञापन देखते हैं और अभी तो यह शोरूम किराए पर है पर हम इसे जल्द ही खरीद लेंगे। और जब से यह बाज़ार आसपास रहने वाले लोगों के लिए मुख्य बाज़ार बन गया है तब से हमारा व्यापार बहुत बढ़ गया है। हमने एक कार खरीद ली है और उसके पास की सोसाइटी में एक फ्लैट भी ले लिया है। हरप्रीत और वंदना की तरह कई लोग हैं जिनके पास शहर के बाज़ारों में अपनी दुकानें हैं और ये दुकानें छोटी बड़ी और लोग अलग अलग चीज़ें बेचते हैं और ज़्यादातर व्यापारी अपनी दुकान या व्यापार खुद संभालते हैं। वे किसी दूसरों की नौकरी नहीं करते लेकिन वे खुद नहीं लोगों को मैनेजर या सहायक के रूप में नौकरी पर रखते हैं। और ये पक्की दुकानें होती है जिनके पास नगर निगम से व्यापार करने के लिए लाइसेंस होता है। नगर निगम यह निश्चित करता है कि सप्ताह में कौन से दिन बाजार बंद करेंगे और उदाहरण के लिए इस बाजार में दुकानें बुधवार को बंद रहती है और इस बाजार में छोटे छोटे दफ्तर और अन्य दुकानें भी जो बैंक, कुरियर इत्यादि की सेवा देती है। फैक्ट्री में देखें तो मैं एक कपड़े पर जरी का काम करवाना चाहती थी जो मुझे एक खास मौके पर पहनना था। मेरी बहन ने कहा कि वह निर्मला को जानती है जो एक कपड़े सिलने की फैक्ट्री में काम करती है। निर्मला के पड़ोसी जरी और कढ़ाई का काम करते हैं और हमने बस पकड़ी और फैक्ट्री की तरफ चल पड़ी और बस खचाखच भरी हुई थी और हर स्टॉप पर लोग चढ़ते जा रहे थे और कोई भी
भी उतरने का नाम नहीं दे रहा था और अपनी जगह बनाने के लिए लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। मेरी बहन ने मुझे एक कोने पर खड़ा कर दिया ताकि भीड़ से हमारा भुरता ना बन जाए। और मुझे हैरानी हो रही थी कि लोग रोज़ ऐसे कैसे सफ़र करते हैं। जैसे कि बस फैक्ट्री के पास पहुँचे लोग उतरने लगे और हम भी एक मोड़ पर उतर गई और जान में जान आई। मोड़ पर बड़े सारे लोग समूहों में बारों पर बैठे हुए थे। कुछ टिकट खड़े हुए थे कुछ टिक कर खड़े हुए थे और उन्हें देखकर लग रहा था कि वे शायद किसी का इंतजार कर रहे थे। कुछ लोग स्कूटरों पर सवार उनसे बात कर रहे थे, जैसे रेट को लेकर मोल तोल कर रहे थे। और मेरी बहन ने समझाया कि यह लेबर चौक कहलाता है और ये दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर और मिस्त्री हैं। कुछ जहाँ भवन बन रहे होते हैं वहाँ मजदूरी करते हैं, कुछ बोझा ढोते हैं और कुछ और ट्रकों से सामान उतारते हैं और कुछ टेलीफोन की लाइन और पानी की पाइप के लिए खुदाई का काम भी करते हैं। लेकिन इन्हें हमेशा काम नहीं मिलता है। ऐसे हजारों अनियमित मजदूर शहर में हैं। हम फैक्ट्रियों में घुसे तो हमने पाया कि वहाँ अलग अलग काम के लिए अलग अलग विभाग थे और उनसे ऐसा लग रहा था कि लोगों की एक कभी न खत्म होने वाली पंक्तियाँ थी। और जहाँ कपड़े सिले जा रहे थे और उस विभाग में हमने देखा कि लोग छोटे से कमरे में मशीनों पर काम कर रहे थे और एक एक व्यक्ति एक एक सिलाई की मशीन पर लगा हुआ था। और हर कमरे में ऐसी बहुत सारी मशीनें थी जो कपड़े तैयार हो रहे थे और वे कमरों में एक तरफ तह कर से लगाए जा रहे थे। और उसके बाद हमने निर्मला को ऐसे ही जगह पर पाया और वह मेरी बहन से मिलकर बहुत खुश हुई और उसने वादा किया कि मेरे कपड़े पर जरी का काम करवा देगी। और निर्मला कपड़े याद करने वाली एक कंपनी में दर्जी का काम कर रही थी। जिस फैक्ट्री में वह काम कर रही थी वहाँ अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी और नीदरलैंड जैसे देशों के लोग के लिए गर्मी के कपड़े सिले जाते हैं। अब दिसंबर से अप्रैल तक निर्मला पर और काम का बोझ बहुत ज़्यादा रहता था और अक्सर वह 9 बजे से सुबह काम शुरू करती और रात 10 बजे तक काम निपटा देती और कई बार और भी देर हो जाती। और वह हफ्ते में 6 दिन काम करती और जब काम जल्दी का होता तो उन्हें इतवार का भी काम करना पड़ता। निर्मला को रोज 8 घंटे का काम करने में 250 रुपये मिलते और अतिरिक्त 100 रुपये देर तक काम करने का मिलता। और जून तक काम खत्म हो जाता तो फैक्ट्री वाले इन दर्जियों की संख्या घटा देते और निर्मला को भी निकाल दिया जाता। और हर साल करीब 3 से 4 महीने तक उसके पास काम नहीं रहता। निर्मला की तरह ज़्यादातर कारीगर नियमित रूप से काम में लगे हुए हैं और मतलब उसको काम पर तभी आना होता है जब मालिक की ज़रूरत होती है। उनको रोजगार तभी मिलता है जब मालिक की बहुत सारा काम मिल जाता है और या फिर खास मौसमों में काम मिलता है। हर साल के बचे हुए समय में उन्हें दूसरा काम ढूंढना पड़ता है। निर्मला की तरह की नौकरियां अस्थायी नहीं होती है। अगर कारीगर अपनी तनख्वाह या परिस्थितियों के बारे में शिकायत करते हैं तो उन्हें निकाल दिया जाता है। नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती। अगर कोई बुरा व्यवहार करे तो उनके बचाव के लिए कुछ नहीं होता। उनसे बहुत लंबे समय तक रोज काम करने की उम्मीद रखी जाती है। उदाहरण के लिए बिजली से चलने वाले करघों की यानी पावर लूम फैक्ट्री में मजदूरों की दिन और रात के पालियों में 12 घंटे तक काम करते हैं और उन्हें 8 घंटों से ज़्यादा काम करने की मजदूरी अलग से नहीं मिलती। दफ्तर में देखें तो मेरी मौसी सुधा विपणन प्रबंधन यानी मार्केटिंग मैनेजर हैं और उन्होंने हमें शाम 5:30 बजे पहले अपने दफ्तर पहुंचने को कहा था और हमने सोचा कि देर ना हो जाए इसलिए ऑटो रिक्शा ले लिया और उनसे हमें बिल्कुल समय पर पहुंचा दिया उसने। और उनका दफ्तर ऐसी जगह पर था जहां चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें थी। उनमें से सैकड़ों लोग बाहर आ रहे थे और कुछ कार पार्किंग की तरफ बढ़ रहे थे और कुछ बसों की पंक्तियाँ की तरफ। मौसी एक बिस्कुट बनाने वाली कंपनी में मैनेजर का काम कर रही थी और बिस्कुट शहर का बाहर एक फैक्ट्री में बनाए जाते हैं और मौसी 50 विक्रेताओं यानी सेलमैन के काम का निरीक्षण करती है जो शहर के विभिन्न भागों में आते जाते हैं। ये लोग दुकानदारों से बड़े बड़े ऑर्डर लेते हैं और उनसे भुगतान इकट्ठा करते हैं। काम को सुचारू करने से चलाने के लिए मौसी ने शहर को 6 भागों में बांट दिया था
और वे हर हफ्ते एक भाग के विक्रेताओं से मिलती है और वे उनकी प्रगति रपट देखती है और उनकी समस्याओं का चर्चा करती है। उनको पूरे शहर में बिक्री की योजना बनानी होती है और अक्सर देर रात तक काम करना पड़ता है। उन्हें काम के सिलसिले में यात्राएं भी करनी पड़ती है। मौसी को नियमित तनख्वाह मिलती है और वह बिस्कुट कंपनी की अस्थायी कर्मचारी है। वे यह उम्मीद रख सकती है कि उनकी नौकरी लंबे समय तक चलेगी। अस्थायी कर्मचारी होने के कारण उन्हें निम्नलिखित फायदे भी मिलते हैं, जैसे बुढ़ापे के लिए बचत। उनकी तनख्वाह का एक भाग भविष्य निधि में सरकार के पास डाल दिया जाते हैं। इस बचत पर ब्याज भी मिलता है और नौकरी में सेवानिवृत्ति होने पर यह पैसा मिल जाते हैं। उसके बाद छुट्टियाँ, इतवार और राष्ट्रीय त्योहारों के लिए छुट्टी मिलती है। उनको वार्षिक छुट्टी के रूप में भी कुछ दिन मिलते हैं। उसके बाद परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधाएं, कंपनी एक सीमा तक कर्मचारी और उनके परिवारजनों के इलाज का खर्च उठाती है। और अगर तब तबीयत खराब हो जाए तो कर्मचारी को बीमारी के दौरान छुट्टी भी मिलती है। शहर में ऐसे कई कर्मचारी होते हैं जो दफ्तरों, फैक्ट्री और सरकारी विभागों में काम करते हैं, जहां उन्हें नियमित और अस्थायी कर्मचारी की तरफ रोजगार मिलते हैं। वे लगातार उसी दफ्तर या फैक्ट्री में काम पर जाते हैं और उनका काम भी तय होता है और उनको हर महीने तनख्वाह मिलती है। और अगर फैक्ट्री में काम कम हो तो उन्हें नियमित रूप से काम करने वाले मजदूरों की तरह निकाला नहीं जाता। आखिर दिन खत्म हुआ और हम मौसी की कार में थकी हुई मादी बैठ गई और लेकिन आज बहुत मज़ा आया। मैंने सोचा कि इतना अच्छा है कि शहर में इतने सारे लोग इतनी तरह का काम करते हैं और वे कभी एक दूसरे से मिलते भी नहीं, मगर उनका काम उन्हें बांधता है और शहरी जीवन को बनाए रखता है।